नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की। गिरिडीह में तेज रफ्तार पिकअप का कहर, 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले के राजधनवार मुख्य मार्ग पर माख मरगो पंचायत भवन के सामने आज मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पीछे से पैदल जा रहे 3 मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के जितकुंडी निवासी वासुदेव साव और लखिया देवी के रूप में हुई है। वहीं धनपत साव इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 3 मजदूर माख मरगो की ओर पैदल मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये भयावह हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट, 8 मई तक बारिश, आंधी व वज्रपात, तापमान में आई गिरावट, कई जिलों में मौसम सुहाना। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा लातेहार में 70.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि तेनूघाट में 22.4 मिमी बारिश हुई। दिन में तेज धूप के बाद देर रात रांची, रामगढ़, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार और लोहरदगा समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम में इस बदलाव से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य में 8 मई तक बारिश, वज्रपात, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आज 5 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, गर्जन के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज दोपहर में भी कई जिलों में बारिश हुई है और बादल छाए हुए हैं। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। ओलावृष्टि और तेज हवा से खेतों में लगी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से यह स्थिति बनी है। बाबा मंदिर पहुंचे निशिकांत व भूपेंद्र यादव। निशिकांत ने बंगाल की जीत जनता की जीत बताया। सेंट्रल मिनिस्टर बोले, ये लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता सीधे सत्संग आश्रम पहुंचे। आचार्य देव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम परिसर में कुछ समय बिताने के दौरान नेताओं ने आध्यात्मिक वातावरण में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया। सत्संग आश्रम में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को जनता की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा की नहीं बल्कि राज्य की जनता की जीत है, जिसने विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इस जीत का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता लंबे समय से बदलाव चाहती थी, अब वो इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, संगठन की कड़ी मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण को भी सफलता का अहम कारण बताया। गोड्डा में रांची का परिवार हुआ हादसे का शिकार। स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर 35 फीट दूर पलटा, युवती की मौत, परिवार के 4 घायल। गोड्डा के अमडीहा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का एक टायर फट गया, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद वाहन करीब 35 फीट दूर जाकर दूसरे डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे का शिकार होने वाला परिवार रांची से गुवाहाटी के लिए निकला हुआ था। इस सड़क हादसे में रांची के खेल गांव निवासी देव तिवारी की बेटी सारा तिवारी की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी रूपा चौधरी और दूसरी बेटी चेरी तिवारी को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 42 वर्षीय देव तिवारी और 26 वर्षीय ब्यूटी सिंह को बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर किया गया है।
ब्यूटी सिंह के पति सोनू सिंह को मामूली चोटें आई हैं। सभी लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सभी गुवाहाटी जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन काफी स्पीड था। चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संभवतः चालक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने बताया कि NH 133 पर अमडीहा ओवरब्रिज के पास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे इस रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कोडरमा में जंगल से महिला का शव बरामद। 2 महीने से थी लापता। पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने गई थी। जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदरवा पंचायत के मलकोको गांव में सुबह एक महिला का शव मिला। गांव के लोग जब रोज की तरह टहलने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर शव पर पड़ी। मृतका की पहचान नवलशाही थाना क्षेत्र के धुमाडी निवासी 40 साल की शकुंतला देवी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम सुनील ठाकुर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान महिला के मोबाइल पर कॉल किया। पुलिस ने कॉल रिसीव कर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की, जिसके बाद महिला की पहचान हो सकी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार शकुंतला देवी करीब 2 महीने पहले अपने घर से लापता हो गई थी। बताया जाता है कि उनका अपने पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसी दौरान उन्होंने एक युवक से प्रेम संबंध की बात भी स्वीकार की थी और उसके साथ रहने लगी थी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा में वेतन संकट, कर्मचारी हड़ताल पर। झारखंड में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा इस समय सम्मान फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि संस्था ने ना तो उन्हें वैधानिक श्रमिक अधिकार दे रही है और ना ही समय पर वेतन का भुगतान कर रही है। पहले भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन किया था, जिसके बाद कंपनी की ओर से समझौता पत्र दिया गया, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों और समझौतों के बावजूद कंपनी मनमानी और दबंगई पूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके अधिकारों का हनन कर रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब कंपनी खुलेआम सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर रही है, तो सरकार इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से कंपनी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल 2026 का वेतन लंबित है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान के लिए कॉल सेंटर में कार्यरत इमरजेंसी रिस्पांस ऑफिसर ने कंपनी के निदेशक सुमित वसु से कई बार संपर्क कर आग्रह किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला और भुगतान नहीं हुआ। अंततः मजबूर होकर कर्मचारियों ने 3 मई 2026 की शाम से काम बंद कर दिया और जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो हड़ताल पर बैठ गए। जामताड़ा में नाबालिग का अपहरण, शादी समारोह से लौटते समय कार सवार युवकों ने किया अगवा। जामताड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में असुरक्षा और चिंता का माहौल बन गया है। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। घटना के बाद परिजनों में गहरा सदमा है और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। पीड़ित पिता द्वारा थाने में दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक गांव के ही कुछ युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि मोहड़ा गांव निवासी अरशद अंसारी अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ 4 पहिया वाहन से आया और सरेराह लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया। लड़की के पिता ने आवेदन में बताया कि आरोपी अरशद अंसारी पहले से उनकी बेटी को अगवा करने की धमकी दे रहा था। शिकायत में यह भी आशंका जताई गई कि नाबालिग का अपहरण दुष्कर्म और जबरन शादी की नियत से किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कांड संख्या 58/2026 के तहत अरशद अंसारी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समीक्षा। रामगढ़ जिले में आज मंगलवार को उपायुक्त ऋतुराज ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ड्यूटी रोस्टर की जांच की और निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक निर्धारित समय पर अपनी ओपीडी और वार्ड ड्यूटी में उपस्थित रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राउंड के समय डॉक्टरों की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बायोमेट्रिक उपस्थिति का कड़ाई से पालन किया जाए। उपायुक्त ने वार्डों का भ्रमण कर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा सेवाओं के संबंध में सीधा फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र मरीजों का योजना के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ बिना किसी बाधा के मिलना सुनिश्चित किया जाए। दवाओं के स्टॉक रजिस्टर की जांच करते हुए उपायुक्त ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे केवल वही दवाएं लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल से ही मिलनी चाहिए। उन्हें बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
12.5 लाख की डकैती मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, फरार चल रहे मुख्य इन्फॉर्मर और अभियुक्त भेजे गए जेल। मधुपुर में हुई थी घटना। देवघर जिले की मधुपुर अनुमंडल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिसरना डकैती कांड में पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ये दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। मधुपुर थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डकैती कांड का मुख्य इन्फॉर्मर दशरथ दास और मुख्य अभियुक्त रहमत अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने दशरथ दास को मिसरना गांव से और रहमत अंसारी को गंगोमरनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें जेल भेजा गया। चाईबासा में महिला ने गलती से कीटनाशक पीकर गंवाई जान। महिला को दिखता था कम। चिटरी गांव में इलाज के दौरान हुई मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के चिटरी गांव में एक 57 साल की महिला की कीटनाशक पीने से मौत हो गई। मृतका की पहचान सुंदारी डाड़का पति सुखराम डाड़का के रूप में हुई है। उन्होंने गलती से कीटनाशक को सामान्य दवा समझकर पी लिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सुंदारी डाड़का ने चींटी मारने वाली दवा को गलती से अपनी सामान्य दवा समझकर पी लिया। घटना के समय घर के अन्य सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब परिजन वापस लौटे तो महिला की हालत गंभीर पाई गई। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें तत्काल गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। चाईबासा में इलाज के दौरान देर रात में उसकी मौत हो गई। बाघमारा सीएचसी में नवजात की मौत, परिजनों का आरोप ऑक्सीजन के अभाव में गई जान। धनबाद जिले के बाघमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके चलते बच्ची की जान गई। अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद नवजात बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने नवजात की हालत देखकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। जब तक नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएचसी परिसर में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण नवजात की मौत हुई है। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में नवजात का शव रखकर दोषी चिकित्सक व अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बाघमारा पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए लिखित शिकायत दर्ज करने पर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा ऑक्सीजन के अभाव में जैसे ही नवजात को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही गई, उसी समय परिजनों द्वारा सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूरन नवजात को टोटो में लेकर जब तक दूसरे अस्पताल पहुंचे, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्री शिव महापुराण कथा को लेकर रांची में एसडीएम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। मौके पर मौजूद रहे सभी बड़े अधिकारी। कांके के सुकुर हुट्टू गौशाला मैदान में 5 मई से 11 मई तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। वहीं होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए रांची एसडीएम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके साथ मौके पर ट्रैफिक एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी मुख्यालय, एक कांके सीओ, कांके प्रखंड विकास पदाधिकारी, कांके उप प्रमुख सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा वाचक के कार्यक्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया। इस सुरक्षा सहित कई बिंदु पर ग्रामीण ने जानकारी लेते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। चंपाई सोरेन ने जंगल महल में भाजपा की जीत पर जनता का आभार जताया। कहा, विकास और सुरक्षा से बदलेगा बंगाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में बीजेपी के अभूतपूर्व जीत के लिए जंगल महल क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जंगल महल धन्यवाद कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट करते हुए आगे कहा है कि इन चुनावों में 40 में से 38 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में डालकर आपने जो विश्वास हम पर दिखाया है वो अभूतपूर्व है। भाजपा परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे सभी विधायक आपके हर सुख दुख में सदैव शामिल रहेंगे और पश्चिम बंगाल में बनने जा रही भाजपा सरकार के क्षेत्र के कायाकल्प के लिए दिन रात एक कर देगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल अब विकास की नई गाथा लिखेगा। अब डर, भय और प्रतिशोध नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। असम में पहली बार उतरी झामू 17 सीटों में से 2 पर रनर अप, 7 सीटों पर 15,000 प्लस वोट। बंगाल में कांग्रेस का ऑब्जर्वर मॉडल फेल। असम विधानसभा चुनाव में झामू पहली बार चुनावी मैदान में उतरा। चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी को भले ही सीटों के रूप में बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर और कई सीटों पर स्थिति ने यह साफ कर दिया कि उसने जमीन तैयार कर ली है।
बिना किसी गठबंधन के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने उतरी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने सिंबल पर और 1 सीट पर असमर्थित प्रत्याशी के जरिए चुनाव लड़ा। परिणामों में झामो 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर और 1 सीट पर चौथे स्थान पर रही। कुल मिलाकर पार्टी में 1.16% वोट मिले। मजबात सीट से प्रीति रेखा बारला को 29,172 और गोसाई गांव से फेडरिक्सन हांसदा को 21,417 वोट मिलना इस बात का संकेत है कि पार्टी ने पहली ही कोशिश में स्थानीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में सफलता हासिल की। झामो की रणनीति पूरी तरह असम के चाय बागान क्षेत्रों और वहां काम करने वाले आदिवासी, टी ट्राइब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों पर केंद्रित रही। पार्टी ने एसटी का दर्जा नहीं मिलने, कम मजदूरी और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यही कारण रहा कि 7 सीटों पर पार्टी को 15,000 से अधिक वोट मिले। तिंगखोंग, मार्गेरिटा, तिगबोई, रंगापारा और मेरगांव जैसे सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही। जिन 16 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, उनमें से सभी 16 सीटों पर भाजपा को जीत मिली, जबकि 1 सीट बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के खाते में गई। इसके बावजूद झामो का प्रदर्शन इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा कि उसने सीधे तौर पर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई और भविष्य की संभावनाओं के संकेत दिए। राज्य का फायर सिस्टम होगा स्मार्ट। डोरंडा में बनेगा कंट्रोल रूम। जीपीएस से मॉनिटर होंगी गाड़ियां। 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे 9 कर्मी। झारखंड में अब आग बुझाने की व्यवस्था भी हाईटेक और डिजिटल होनी जा रही है। राज्य के 150 दमकल गाड़ियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग रांची से होगी। इसके लिए डोरंडा फायर स्टेशन के तीसरे तल्ले पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से पूरे राज्य के फायर सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन विभाग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में 3 शिफ्ट में 9 कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। यहां बैठे कर्मी राज्य के सभी जिलों में चल रही दमकल गाड़ियों की लोकेशन, मूवमेंट और गतिविधियों की निगरानी करेंगे। अभी राज्य की दमकल गाड़ियों में जीपीएस नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को ये पता लगाने में दिक्कत होती है कि सूचना मिलने के बाद गाड़ी कहां पहुंची और कितनी देर में मौके पर पहुंची। कई बार फोन से भी संपर्क नहीं हो पाता। अब सभी दमकल गाड़ियों में जीपीएस और वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि कंट्रोल रूम से उनकी लोकेशन तुरंत ट्रैक की जा सके। विभाग इसके लिए उपकरण खरीद चुका है। कंट्रोल रूम के लिए सर्वर रूम तैयार हो चुका है। बैकअप बैटरी, मॉनिटर, कंप्यूटर टेबल और अन्य जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 2 महीने में ये सिस्टम चालू कर दिया जाए। जमशेदपुर सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीसी। व्यवस्था पर संतोष लेकिन सुधार के सख्त निर्देश। जमशेदपुर डीसी राजीव रंजन ने सोमवार को सदर अस्पताल जमशेदपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर, त्वरित व गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया। डीसी ने ओपीडी, एक्सरे, एनआईसीयू, पीआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, किचन, वेटिंग एरिया, वॉशरूम और पंजीकरण काउंटर का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली और विभिन्न इकाइयों की स्थिति की समीक्षा की। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ और पंजीकरण में हो रही असुविधा पर डीसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल अतिरिक्त पंजीकरण काउंटर खोलने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। साथ ही भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार को लेकर फीडबैक भी लिया। डीसी ने स्पष्ट कहा कि इमरजेंसी सेवाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं और यहां किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ब्लड बैंक की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए रक्त की उपलब्धता और सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार सरकार और झारखंड सरकार में वो एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें माधव लाल सिंह जी का नाम काफी ऊपर है। उन्होंने गोमिया विधानसभा समेत झारखंड में कई मुद्दों को लेकर आंदोलन किया। उन्हें हमेशा एक जन नेता के रूप में देखा गया है। आम जनता के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। गोमिया विधानसभा में शायद ही कोई ऐसा वोटर है जो उन्हें नहीं जानता हो। उनकी छवि हमेशा साफ सुथरे और ईमानदार नेता की रही है। उनकी बीमारी की बात जानने के बाद कई लोग उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, इसे लेकर दुआ कर रहे हैं। झारखंड शराब घोटाला। आईएएस अनिल
टुटेजा को मिली जमानत, छत्तीसगढ़ कोर्ट ने लगाई शर्तें। झारखंड के शराब घोटाला मामले में आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है। उन पर झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर आबकारी नीति में बदलाव करवाकर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए का कमीशन कमाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की 2 सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि अगर आईएएस ने जांच में किसी भी तरह की बाधा डाली तो ईओडब्ल्यू अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कराने व अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टुटेजा को जांच में सहयोग करने व गवाहों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत भी दी है। भाजपा की जीत पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का तंज, कहा लोकतंत्र की हत्या कर मिली है सफलता। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने साफ तौर पर भाजपा को उसकी सफलता पर बधाई देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर पाई है। ऐसे में उन्हें बधाई देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं उन्हें बधाई देता हूं तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं उनके साथ कदम ताल कर रहा हूं। अगर सही ढंग से जीतते तो मैं उन्हें बधाई देता और मिठाई भी खिलाता। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट करती है कि किस राज्य को जीतना है और उसके बाद छल प्रपंच जैसे हथकंडे अपनाते हुए चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने एसआईआर को अपना हथियार बनाया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भाजपा के एजेंट के तौर पर काम किया। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होंगी और आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि सत्य का सूरज थोड़ी देर बादलों में छुप गया है, लेकिन सवेरा होकर रहेगा। जेएलकेएम प्रत्याशी का पुलिस कस्टडी में पिटाई केस, हाईकोर्ट ने सरायकेला एसपी व स्वास्थ्य प्रधान सचिव से मांगा जवाब। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रत्याशी रह चुके तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में पिटाई से संबंधित मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरायकेला एसपी को बताने को कहा है कि उनके जिले में पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के संबंध में क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने मामले में प्रधान सचिव हेल्थ से भी पूछा है कि जिस मेडिकल ऑफिसर ने तरुण महतो को कोर्ट में पेश करने के समय फिट फॉर कस्टडी का सर्टिफिकेट दिया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों से अगली सुनवाई 18 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जवाब दाखिल कर बताया गया कि पीड़ित तरुण महतो को तत्कालिक मुआवजा के तहत फिलहाल 1,50,000 रुपए दिया गया है। पलामू के रजराहा कोयला खदान से वसूली जा रही करोड़ों की रंगदारी, डीजीपी से शिकायत। पलामू में सीसीएल की रजराहा कोयला खदान में ई ऑक्शन के खरीदारों से संगठित तरीके से रंगदारी वसूले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीएम कार्यालय, कोयला मंत्रालय, मुख्य सचिव, एनआईए, सीबीआई और झारखंड डीजीपी से शिकायत कर जांच की मांग की गई है। शिकायत में आरोप है कि कोयला उठाव करने आने वाले ट्रांसपोर्टरों के लिए तय दरों पर अवैध वसूली की जा रही है। लोडिंग पॉइंट पर प्रति ट्रक 6,000 लिए जा रहे हैं, जबकि वेट ब्रिज पर प्रति टन करीब 230 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। पैसे नहीं देने पर ट्रांसपोर्टरों को धमकियां दी जाती हैं। बताया गया है कि इस पूरे नेटवर्क में सीसीएल कर्मियों, खनन अधिकारियों, पुलिस और स्थानीय अपराधियों की मिलीभगत है। आरोप यह भी है कि वसूली की राशि का एक हिस्सा प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी तक पहुंच रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है। चतरा एयर एम्बुलेंस हादसा, आजसू ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग तेज। आजसू पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुपालन हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक अतिशीघ्र भेज दिया जाएगा, ताकि इस गंभीर एवं संवेदनशील मामले में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में ये भी जानकारी सामने आई है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा इस मामले को उनके विभाग से संबंधित नहीं बताया जा रहा है। ये बात चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे में जान गंवाने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता के पिता बजरंगी प्रसाद ने अवगत कराई, जिन्होंने बताया कि लगभग 3 दिन पहले मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर हुई बातचीत में भी यही बात कही गई थी। साथ ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में भी इस आशय की बातें सामने आई। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे प्रकरण में स्पष्टता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, 7 साल में लापता बच्ची को नहीं ढूंढ पाए गुमला पुलिस।
क्या 1 साल और समय चाहिए? गुमला में साल 2018 से लापता बच्चे के मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि गुमला पुलिस लापता बच्ची का पता करीब 7 साल बाद भी नहीं कर पा रही। क्या पुलिस को बच्ची को ढूंढने के लिए 1 साल का और समय चाहिए? पुलिस का कहना है कि बच्ची अब तक ट्रेसलेस है। इसे कोर्ट ने पुलिस की लापरवाह कार्यशैली बताया। साथ ही कहा कि पूरी कोशिश करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला। ये गुमला पुलिस की अनुसंधान में कमी को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुमला पुलिस बच्ची को ढूंढने में असमर्थ है। अब एक ही रास्ता बचा है कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए। कोठार गांव में पुलिया ध्वस्त, जेल जाने वाला रास्ता बाधित। नगर परिषद क्षेत्र के कोठार वार्ड संख्या 29 में स्थित एक पुलिया सोमवार को अचानक ध्वस्त हो गई। इससे NH 23 से चाहा जेल रोड और वार्ड संख्या 32 की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिया ध्वस्त होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने की बात कही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस पुलिया का निर्माण साल 2013 से 14 में किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण पुलिया समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था और आज अंततः गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकारी कार्य में खराब गुणवत्ता की सामग्री और काम में अनदेखी का मामला तो अक्सर देखने को मिलता है। अब इस पुलिया निर्माण में क्या कोताही बरती गई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। रांची में स्कूली छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई, एक्शन में DTO। अभी की बड़ी खबर रांची DTO ऑफिस से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर रांची DTO एक्शन मोड में आ गई है। रांची DTO अखिलेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड स्कूल वैन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बार बार जागरूकता और निर्देश जारी करने के बाद भी कमाई के लालच में स्कूल बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ स्कूली बसों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद इनकी आदत बदलती हुई नहीं देखकर रांची DTO के द्वारा सख्त एक्शन लेते हुए स्कूल वैन की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक्शन मोड में आई रांची DTO ने सभी स्कूल वैन का चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस चेकिंग अभियान के दौरान कई वैन ओवरलोड पाए गए। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। सभी वाहनों का चालान काटा जा रहा है। वहीं सभी को यह भी कहा जा रहा है कि यदि ये लोग अपनी आदत में सुधार नहीं लाए तो आने वाले दिनों में ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा।